हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर दे दो। यार अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस वीक निकला है, उसमें यार कुछ चॉकलेट डे, टेडी डे होते हैं, अभी पता लगा मेरे को। तो ये बताओ, मान लो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, देख रहे हो कैसे लड्डू फूट रहे हैं चेहरे पे हैं, मानने से कि गर्लफ्रेंड है। अरे मुझे पता है नहीं होगी गर्लफ्रेंड तुम्हारी, तुम यार सीधे साधे पढ़ाकू अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हारी कहाँ गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन मान लो चलो है, और टेडी डे पे तुमको उसको टेडी देना है, तो बताओ कब ज्यादा खुश होगी, जब वो छोटा सा की रिंग वाला टेडी दोगे या जब वो ओवर साइज्ड वाला टेडी दोगे। सिंपल है ना, जितना बड़ा टेडी उतनी ज्यादा खुशी। यार यही तो जिंदगी का रूल भी है, और यही रूल ओम साहब अपने ओम्स लॉ की मदद से हमें समझाना चाहते थे। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ की कहानी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मेंटर ऋषभ के साथ, साइंस विद ऋषभ पर। तो देखते हैं क्या कहते हैं ओम्स लॉ में ओम साहब। अच्छा, ओम साहब की कहानी जानने से पहले यार एक छोटी सी कहानी और जान लेते हैं। क्या प्रोपोर्शनैलिटी की कहानी। क्या भाई, देखो दो काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है हमारे पास, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को एक एक करके समझेंगे हम। आओ भाई समझ लेते हैं। पहला होता है यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यार दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मिली जुली हैं। जैसे जितना बड़ा टेडी उतनी बड़ी खुशी, जितना छोटा टेडी उतनी छोटी खुशी है। जैसे एग्जांपल देते हैं, कभी क्लास में ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला कोई ऐसा फ्रेंड हो, उसकी डांट पड़ रही हो, उसको मार पड़ रही हो, और तुम भी यार सैड हो जाओ। होता है ना यार, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था यार। कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड को डांट पड़ती थी यार, मार पड़ती थी, होमवर्क तो करता ही नहीं था खैर वो, लेकिन फिर भी डांट पड़ती थी यार, मुझे ही बुरा लगता था। तो वो वाला रिलेशन, या जब उसको कुछ पॉजिटिव हो रहा हो, उसकी कुछ उसको मज़ा आ रहा हो तो मुझे भी मज़ा आ रहा हो, उसको देख के मज़ा आ रहा हो, भाई ये कहानी होती है ना, है। तो यही कहानी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली कहानी। जब दो क्वांटिटी होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से लगी हुई होती हैं कि एक अच्छा तो दूसरा अच्छा, एक बुरा तो दूसरा बुरा। तो ऐसे ही जब A और B एक दूसरे से इस तरह से मिले जुले हैं, तो भाई हम कहते हैं कि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन होता है भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। इसका मतलब अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, अगर A कम होगा तो B भी कम होगा। जैसे मान लो यार तुम मूवी देखने जाओगे हैं, अकेले जाओगे तो एक टिकट के पैसे दोगे, 300 रुपये, 400 रुपये जो भी, और पूरे खानदान को या पूरी फैमिली, पूरे दोस्त के ग्रुप को, पूरे फ्रेंड सर्कल को लेके जाओगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग बढ़े, पैसे बढ़े, लोग अगर कम कर लो तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही कहानी होती है भाई प्रोपोर्शनैलिटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। इसको अगर हम हटा दें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएंगे तो भाई इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक एक्स्ट्रा टर्म घुसेड़ देंगे बीच में। वो एक्स्ट्रा टर्म होता है K, और ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो K है ना, ये K क्या है? K की कहानी कुछ इस तरह से है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट होता है भाई प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, है ना। जहाँ जहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली कहानी आएगी वहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा। हर जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? K बराबर A/B, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो ये होगा मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले केस में। ठीक है भाई, समझ गए ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी। अब देखते हैं दूसरी कहानी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी। यहां लिख लेते हैं फटाफट से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी यार पहले वाले से बिल्कुल अलग है। पहले वाले से कैसे अलग है सर, ये बताओ? अरे रुक जा, कहां से? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी। यार देखो ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं यार जिससे थोड़ी खुन्नस होती है यार, मतलब मन करता है कि कूट दो इसको पकड़ के कहीं मिल जाए तो जैसे मान लो एक बार क्या हुआ ना यार, बचपन में स्कूल में था, मैं 9th या 10th क्लास में था, मेरा नाम लिख दिया यार, मैं बात भी नहीं कर रहा था। अच्छा मैम चली जाती थी क्लास में से या सर चले जाते थे तो वो मॉनिटर को खड़ा कर देते थे, बोलते बेटा जो बात करे उसका नाम लिख देना, आके मैं क्लास लूंगी इनकी बढ़िया से। अब यार मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, मेरा ज़बरदस्ती नाम लिख दिया। पीछे वाले कोई बात कर रहे थे, उनके चक्कर में मेरा भी नाम आ गया बोर्ड पे। अब यार मैं मना कर रहा हूँ उससे कि यार मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मेरा नाम क्यों लिख दिया?
उसने नहीं हटाया। अब यार जब मैम आई क्लास में, उन्होंने जो बजाया है बहुत मारती थी यार, पटक पटक के मार, मतलब पटक पटक के तो नहीं यार, बहुत मारा। लेकिन तब से मेरे को उससे खुन्नस हो गई यार। मैंने कहा इसको तो मैं पिटवाऊंगा किसी से। तो वो वाली कहानी, जो भी खुन्नस वाली कहानी आई थी ना, दुश्मनी टाइप्स, दुश्मनी तो नहीं थी लेकिन खुन्नस वाली कहानी, तो उसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी। कैसे यार, देखो अब यहाँ पे सी और डी ले लेते हैं, पहले में ए और बी ले लिया था, यहाँ पे सी और डी ले लेते हैं। ये इस तरह से रिलेटेड है कि अगर डी को मार पड़ेगी तो सी को मजा आएगा, या डी को अगर तारीफ मिलेगी तो सी को बुरा लगेगा। देख रहे हो, मतलब अगर सी बढ़ेगा तो डी को दुख होगा, यानी डी घटेगा, और अगर सी कम होगा तो डी को मजा आएगा, यानी डी बढ़ेगा। तो इनके बीच में उल्टा वाला रिलेशन आ गया है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से आ जाती है कि सी प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1/d, ये हो गया भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली सिचुएशन। अब इसमें सी बढ़ेगा डी कम होगा, डी बढ़ेगा सी कम होगा, ठीक है, ये कहानी आ जाती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट घुसेड़ देंगे, तीसरा बंदा आ जाएगा पिक्चर में, C = K × 1/d। ये भाई अपनी सिचुएशन बन जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में। ये अभी तो काम नहीं आएगा, अभी हमारे काम ये वाली चीज आने वाली है, ठीक है, लेकिन ये आगे चैप्टर्स में हमें बहुत हेल्प करेगी। हमारे 11th और 12th में भी बहुत ज्यादा ये काम की चीज है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो भाई। तो भाई यहां से K की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो हो जाएगी C × D, ठीक है। ये हो गया भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। K है अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आते हैं भाई ओम्स लॉ की कहानी पे, कि ओम साहब क्या कहानी सुनाना चाहते थे हमको, उनकी कहानी भी तो सुन ली जाए थोड़ी सी। तो भाई ओम साहब क्या कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। उन्होंने देखो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही बात करते होंगे। उन्होंने कहा यार ये जो सर्किट है ना हमारा सर्किट, अब यहाँ पे मान लो कुछ कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कंडक्टर लगा हुआ है। कंडक्टर तो पता है ना, कौन सा वाला कंडक्टर, हाँ बस वाला कंडक्टर, नहीं भूरक बालक, बस वाला कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट बहुत आसानी से पास हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। और इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट आसानी से पास ना कर पाए, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पे अपना कोई कंडक्टर लगा हुआ है, कोई भी वायर है या कुछ भी है मान लो, ठीक है, और देखो यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से करंट निकल जाएगा। करंट की वैल्यू सपोज I है, I करंट आ रहा है और निकल रहा है, ठीक है, ऐसे आएगा ऐसे निकल जाएगा I करंट, ओके। अब भाई हमें जानना है यार, V वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, अब हमें जानना है भाई कितना करंट आएगा, ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो भाई करंट फ्लो करता है, ये ही कहानी बताई थी ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ या ओम साहब ने ये बताया भाई, सिंपल बात, दुनिया का कानून, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर उतना ज्यादा करंट। यार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, वही तो होगा जो तुमने बैटरी लगाई है, उसी के बराबर तो होगा। तो ये बैटरी V वोल्ट की थी तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का ही रहेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, दोनों है डायरेक्टली लिंक्ड, या डायरेक्टली लिंक्ड कहें या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट जो है जो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर के। समझ गए भाई कहानी। अब इसमें लगा दो अपना कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी घुसेड़ दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ और कांस्टेंट घुसेड़ दो। तो हटा दिया भाई, लगा दिया, लो I बराबर, इसको ये क्या है, इसको चलो ऐसे रहने दो, इक्वल टू का साइन लगा दिया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया और V आ गया। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको ये इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, इस केस में इसकी वैल्यू होती है 1/r। अब ये R क्या चीज, नई चीज है सर, रुको बेटा अभी बताते हैं। R को इधर भेजो, V को उधर ही रहने दो, तो ये हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे कर ले तो V = IR, और यही है हमारा फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला ना सीधे सीधे लगा के तुमसे इस पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना सब सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान हो जाने वाला है इस फॉर्मूला की मदद से। अब ये कैसे याद रखें सर, याद कैसे होगा ये फॉर्मूला, ये तो सर याद ही नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। भाई मैं कौन हूं तुम्हारा भाई, भाई समझ लो। भाई को पंजाबी में क्या कहते हैं, पंजाबी लोग हैं क्या अपने पास, कोई है पंजाबी बच्चे भी देख रहे हैं क्या? तो पंजाबी में या पंजाब में अगर आप रहते हो तो पंजाबी में भाई को कहते हैं वीर, वीर है ना, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं वीर,
इंग्लिश में लिखेंगे तो VIR। भाई यही याद कर लो। ऋषभ सर हमारे भाई, भाई माने वीर, वीर मतलब VIR, तो V इक्वल टू IR यही लगा देना है। तो V इक्वल टू IR, सिंपल, ये याद कर लो, ये आ जाएगा। और भाई क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए कितना आसान है, देख रहा हो, मजा आ जाएगा भाई ये चीज करके। ठीक है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो चाहे तो। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, ये चीज हो गई ना, आगे बढ़े क्या, समझ में आ गया। अरे अभी मेन चीज तो नहीं बताई भाई। मेन चीज क्या सर, ये पूरी कहानी देखो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो क्या है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है, उसी के प्रोपोर्शनल करंट फ्लो करेगा उसमें से। जितनी छोटी बैटरी उतना छोटा करंट, जितनी बड़ी बैटरी उतना बड़ा करंट। और कब, इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें है क्या, पहली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा इस दौरान, टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टेम्परेचर चेंज करने से ना जो अपने ये कंडक्टर्स होते हैं ना, ये उल्टे सीधे बिहेव करने लगते हैं। तो टेम्परेचर को अपन को कांस्टेंट रखना है। दूसरी चीज यार, फिजिकल डायमेंशंस भी सेम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया तो तुमने कुछ और डायमेंशन थे, इतना बड़ा था तुम्हारा कंडक्टर, और जब तुमने खत्म किया कहानी अपनी तो भाई इतना बड़ा कंडक्टर हो गया, उसको खींच लिया, नोच लिया तुमने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, साइज सेम रहना चाहिए, है ना। फिजिकल डायमेंशंस में चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस। ठीक है भाई, समझ गए आ गई कहानी। ये होती है भाई ओम्स लॉ की कहानी। इसको याद करने का एक और तरीका है भाई, स्क्रीनशॉट अगर लेना है, लिखना है, नोट कर लो मेरे लाल, क्योंकि सत्यनारायण की कथा होती तो सुन के तुम्हें ज्ञान मिल जाता, लेकिन ये है मेरा लेक्चर, और लेक्चर में नोट करना बहुत जरूरी है। एक पेन रखो पास में, एक कॉपी लो, उस पर लिखो, घिसो अपनी पेंसिल, तभी यहाँ पे छपेंगी चीजें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यार इसको याद करने का एक और तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। क्या है भाई बताऊं, काम आएगा यार। देखो क्या करो ना, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो सिंपल से एक ट्रायंगल बना लो, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लो, इस तरह से डिवाइड कर लो उसको, और इस तरह से डिवाइड कर लो उसको। ठीक है, और यहां पे एक लगा लो मल्टीप्लाई का साइन, और लिख दो क्या, वीर, VIR, वीर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब तुम्हें निकालना है, जो निकालना है ना, दो चीजें दी होंगी, एक अननोन होगी, जो निकालना है। मान लो मुझे V निकालना है सर, V नहीं पता, I और R दिया हुआ है तो V निकालना है। तो क्या दिख रहा है, V बराबर, जो निकालना है वो यहां लिख दो, V इक्वल टू क्या दिख रहा है, I इंटू R। अरे शाबाश, पहली इक्वेशन खत्म। सर I निकालना है मुझे, I नहीं पता, तो I बराबर क्या दिख रहा है, I बराबर सर V/R दिख रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। दूसरा भी हो गया। तीसरा सर R निकालना है, R, तो R सर क्या दिख रहा है, R V/I। अरे खत्म कहानी, V/I। देख रहे हो, एक ट्रायंगल से तीनों फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गए। तीनों क्या, उसी को आगे पीछे करके करा दिया है, ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके। लेकिन बड़े काम का हो सकता है ये ट्रायंगल तुम्हारा, अगर फॉर्मूला में तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो याद कर लो भाई। ठीक है, छाप लो दिमाग में एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। भाई देखो, आर अपने को मिला था, वहां से कुछ मिला था, क्या मिला था, आर मिला था अपन को, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिला था अपने को, आर। बेसिकली 1/r था, तो अपन आर को पढ़ते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, लिखा भी है यहाँ पे, द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बीच में तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, या पॉजिटिव या ब्लैक ब्लैक, ये होते हैं कुछ फ्री आयंस या पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत पैदा करते हैं, यानी कि मतलब उसको हिंडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं। ऐसे एग्जांपल समझ लो, मान लो ये है एक रोड, ठीक है, ये है एक रोड, और ये खड़े हो तुम और तुम्हारे दोस्त, और तुम्हें यहां से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यहां से यहां तक जाना है। लेकिन इतना आसान नहीं, बीच में पड़े हैं पत्थर, मोटे मोटे पत्थर। ठीक है, अब सोचो तुम्हें ये रास्ता यहां से यहां तक कवर करना है और बीच में पत्थर है।
तो भाई तुम जाओगे, टकराओगे, लड़ोगे, पिटोगे, मारोगे, यहाँ टकराओगे, यहाँ टकराओगे, यहाँ टकराओगे, तो टकरा टकरा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंच पाओगे, है कि नहीं? तो ये क्या है, ये तुम्हारे रास्ते में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो ये है तुम्हारे रास्ते का रेजिस्टेंस। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में दिक्कत पैदा करते हैं वो पैदा करते हैं रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी को अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी कहानी डीप में अच्छे से आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई जो भी करंट के फ्लो में या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो दिक्कत पैदा होती है ना, जो भी चीज़ें दिक्कत पैदा करती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसका साइन होता है ओमेगा या ओम। इसको ओमेगा या ओम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, ओमेगा। समझ गए ना? बनाएं कैसे? कुछ नहीं यार, ऐसे एक डंडी खींचो, उल्टा गोला बनाओ और फिर दूसरी डंडी खींच दो, बन जाता है ओम। समझ गए? इतनी कहानी अंडरस्टूड है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अरे वाह, ओम्स लॉ सर पढ़ा रहे हैं और ग्राफ नहीं पढ़ाएं तो सर मज़ा थोड़ी ना आएगा। लेकिन ग्राफ देख के तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है सर, टेस्ट में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, सॉल्व ही नहीं हो पाता है, परेशान हो जाते हैं। आज से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये है मेरा वादा। तो भाई देखते हैं कैसे। यार दो ग्राफ बनते हैं ओम्स लॉ में, दो ग्राफ बनते हैं, एक बनता है VI ग्राफ और एक बनता है IV ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे VI ग्राफ। और कैसे, देखो कुछ नहीं है भाई, VI ग्राफ है, जैसे XY पे अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, Y एक्सिस X एक्सिस, वही इसमें भी किया है। तो Y एक्सिस पे, ये Y एक्सिस है, Y एक्सिस पे अपन ने वोल्टेज ले लिया और X एक्सिस पे अपन ने करंट ले लिया। ठीक है, अब इनकी स्केलिंग ले ली, स्केलिंग लेके फिर अलग अलग वैल्यूज को अपन ने प्लॉट कर लिया। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें ओम्स लॉ ने बताया था कि जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू V होता है, और फाइनली हमें रिलेशन बना था V इक्वल्स टू IR का। R जहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू थी, R जहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इसका मतलब ये एक लीनियर रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन। और लीनियर रिलेशन का ये हमेशा ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है। वहीं पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा, गोले में बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है ना तुमने, तो उसका ग्राफ अगर प्लॉट किया था तो हमेशा कर्व बनता है। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अलग अलग वैल्यूज लेनी है, करंट वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, एक कोई सर्किट है उसमें अलग अलग वोल्टेज चेंज करके अलग अलग करंट की वैल्यू ले लेनी है, उनको 3-4 वैल्यू लेके उनको प्लॉट कर देना है, इस तरह का अपना ग्राफ तैयार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी बात क्या है यहाँ पे? बड़ी बात है इस ग्राफ से हमें पता क्या लगेगा और इस ग्राफ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये है बड़ी बात। तो इसको देखते हैं भाई। ग्राफ की कहानी कभी भी आएगी ना तो एक कहानी हमेशा आती है जिसको हम कहते हैं स्लोप की कहानी। स्लोप, जिसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अगर लिखें तो tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा या ट्रिग्नोमेट्री, सर ये तो कहाँ पढ़ी थी, ये तो याद ही नहीं है। ये कैसे पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो सब गया, सब बंडर हो गया सर। अरे मैं हूं ना यार, क्यों परेशान हो रहा हो, सब याद कराऊंगा तुम्हें। तो इसको tan थीटा भी कहते हैं। तो tan थीटा का क्या होता है यार, वो याद है तुमको? वो अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री याद करने के लिए। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये यार देखा हुआ है क्या किसी का? है यार, मैं तो ऐसे याद करता था और अभी भी झूठ नहीं बोलूँ तो यही याद करता हूँ यार मैं। ठीक है, तो देखो ये P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, H से होता है हाइपोटेन्यूस, S से होता है साइन, C से होता है कॉस और T से होता है tan। तो यार हमको जो tan चाहिए और tan की वैल्यू आ रही है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो अगर इस कर्व से मैं ये पूरा जो लाइन है ना इसका एक ट्राइंगल बना लूं, अगर तो ट्राइंगल बना लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेरा ट्राइंगल बन गया भाई, A B और C, ये C, ये ट्राइंगल बन गया मेरा। अब इस ABC के मैं कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लूं, ये मेरा थीटा है और मैं tan थीटा निकालना चाह रहा हूं। तो परपेंडिकुलर हो गई ये लेंथ यानी BC, और बेस हो गया भाई ये लेंथ यानी AC। वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखो BC की वैल्यू। देखो B है अपना 100 पे, 100 पे, और C है अपना 0 पे, तो ये हो गई भाई 100/-0। और AC देखो अगर, तो देखो C है भाई 10 पे, x एक्सिस पे देखना, C है 10 पे और A है 0 पे,
तो भाई हो गया 10 - 0, तो ये आ गया भाई 100/10 यानी 10, और ये मेरा स्लोप आ गया यानी tan थीटा आ गया। सर स्लोप तो आ गया, लेकिन ये स्लोप निकाल के फायदा क्या हुआ, इससे निकला कैसे, मुझे क्या मिला है? एग्जामिनर मुझसे पूछेगा क्या? स्लोप तो नहीं पूछता सर कभी डायरेक्टली, एग्जामिनर तुमसे रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी पूछेगा। तो ये बात याद रखो कि जो VI ग्राफ होता है ना, जो VI ग्राफ होता है, इसका स्लोप तुम्हें हमेशा क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। ओहो हो, अच्छा सर, तो इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप तुम्हें हमेशा ही रेजिस्टेंस देगा। याद कैसे रखें सर, याद कैसे रखें? आपने बता तो दिया, अभी सुन लिया, 5 मिनट बाद भूल जाएंगे, याद कैसे रखें? ऐसे कैसे भूल जाओगे, मैं याद कराऊंगा ना। यार देखो, अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया था फॉर्मूला याद करने के लिए, वीर भाई है ना, वीर, तो वीर यार याद रखो बस तुम, ये वीर याद रखोगे ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कैसे यार? V = I R अपना फॉर्मूला था। अब देखो VI कर्व की बात कर रहे हैं, तो उसका स्लोप देगा हमें R, VI के साथ क्या आएगा? R, समझ रहे हो? अगर VI कर्व है तो उसका स्लोप मिलेगा R यानी रेजिस्टेंस। तो भाई यही चीज लिखी हुई है यहां पे भी। आगे कैसे होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहां से इतना बात समझ लो कि भाई वीर है अपना कहानी का मेन हीरो। VI कर्व में स्लोप देगा मुझे रेजिस्टेंस, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अच्छा, ओहो अच्छा, ये बात है सर। लेकिन सर एक अच्छा, स्लोप का मतलब तो मालूम है ना तुम्हें? स्लोप का मतलब मैं चीखे पड़ा हूँ, स्लोप गड़ा फाड़े पड़ा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार स्लोप का मतलब क्या है? तो स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई, स्टीपनेस। जैसे यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें, मान लो ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर और ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब कहीं तुमने देखा होगा यार, कभी कभी किसी बिल्डिंग में जाते हो या किसी के घर पे जाते हो, उनकी सीढ़ी जो होती है ना, उनकी स्टेयर्स, वो यार बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। तो मतलब सीढ़ी भले ही 10 होंगी, लेकिन चढ़ने में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और कहीं पे क्या होता है, सीढ़ियाँ बहुत ग्रेजुअल होती हैं, यानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, आराम से पता भी नहीं लगता है कहाँ पे ऊपर कब ऊपर आ गए। तो क्या होता है, कई बार यहाँ से यहाँ बिल्कुल ऐसे चढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल खड़ा चढ़ा दिया जाता है। और कई बार क्या होता है, यहाँ से यहाँ ऐसे आराम से फैला के चढ़ाया जाता है ना, आराम से। एक बार दोबारा ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ। तो ये एक बिल्कुल खड़ा चढ़ा दिया जाता है और एक बिल्कुल लेटा के चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो भाई जिसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी, जिसमें चढ़ाई ज़्यादा होगी, उसका ये एंगल ज़्यादा होगा। देख रहे हो, ये एंगल θ1 ज़्यादा होगा कंपेयर टू दूसरा वाला जिसकी स्टीपनेस कम है, उसका ये θ2 कम होगा। अब एंगल ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, तो इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। इसका स्लोप जो होगा लेट्स से m1, वो ज़्यादा होगा दूसरे वाले से जिसका स्लोप होगा लेट्स से m2। समझ रहे हो, ये होता है स्लोप, यानी चढ़ाई, यानी खड़ी चढ़ाई, स्टीपनेस, समझ गए। और ये कहानी अपन ने देख ली कि VI कर्व का जो स्लोप होता है वो अपने को रेजिस्टेंस देता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं जो दूसरा कर्व होता है वो क्या होता है भाई। दूसरा होता है भाई IV कर्व। पहले VI था, अब उसी को पलट के कर दिया IV। एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे पढ़ के तो VI आए थे, आगे IV, अरे अब क्या करें। परेशान मत हो भाई, सब पढ़ के जाएंगे, सब पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया से तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी इसमें भी है। इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं अगर हम, ओम्स लॉ, V = IR। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये पता लग रहा है I और R जो है ना, ये सॉरी I और V जो है ये लीनियर रिलेशनशिप में है, और लीनियर रिलेशनशिप से हमेशा कर्व एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर इसका भी मैं वैसे ड्रॉ कर लूँ, I, V और I में एक पॉइंट्स निकाल लूँ, तो 2-3 पॉइंट निकाल के मेरे को कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन मिल जाएगी और मैं ड्रॉ कर लूँगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो मैं वैसे ही निकालूंगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, जो कि यहाँ पे भी tan थीटा ही होगा, तो यहाँ का tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो कैसे आएगी, देखो भाई, ये ट्रायंगल बन जाएगा अपना है A B C,
ये ट्राइंगल बन गया अपना, और ट्राइंगल में देख परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाले एंगल की, तो परपेंडिकुलर है अपनी BC और बेस है अपना AC। BC की वैल्यू देख ऊपर 10 नीचे 0, तो 10 - 0, और AC की वैल्यू देख उधर 100 इधर 0, तो 100 - 0, ये आ गया भाई 1/10। ये मेरा स्लोप आ गया यहाँ पे, ये मेरा स्लोप आ गया। लेकिन सर स्लोप तो निकालिए, लेकिन स्लोप देता क्या है? IV कर्व का स्लोप 1/r की वैल्यू देता है मेरे लाल, 1/r की वैल्यू देता है, और यहीं से मैं निकाल सकता हूं r की वैल्यू। दोनों को ऊपर नीचे कर दे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, r की वैल्यू निकाल ले, तो ये आ जाएगी 10, और 10 क्या? 10 ओम्स। यार यूनिट तो ओम्स ही होता है ऐसा ही जो लगाते हैं, ऐसा यूनिट वो ओम ही लगाते हैं इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस का। तो भाई याद रखो कि VI कर्व है ना तो रेजिस्टेंस देगा, IV कर्व है उल्टा कर दिया ना, आगे पीछे कर दिया, I को इधर ले आए V को उधर ले आए, उल्टा कर दिया, तो स्लोप भी तो उल्टा ही देगा। सीधी चीज के लिए सीधी चीज, उल्टी चीज के लिए उल्टी चीज, साफ सीधी कहानी खत्म, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और है यार, सिंपल है, देखो क्या यार, देखो तुम कहो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो कि यार सर यहाँ तो 0 से 2 ही है, और यहाँ 0 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, 40 से 60 हो गया, ये ऐसा क्यों? मैंने स्केल्स अलग अलग लिए हैं यार, हैं, मैंने करंट वाली एक्सिस पे अलग स्केल लिया है और वोल्टेज वाली एक्सिस पे अलग स्केल लिया है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम है, यानी कि अच्छी मात्रा में रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो अगर मैं वोल्टेज में बहुत छोटा छोटा चेंज करूँ ना, यानी 1 से 2 वोल्ट कर दिया, 2 से 3 वोल्ट कर दिया, तो मेरे रेजिस्टेंस में बहुत मामूली सा चेंज आएगा, सॉरी मेरे करंट में बहुत मामूली सा चेंज आएगा, लेकिन वो मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा करंट में चेंज आए, तो मुझे वोल्टेज में ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। सीधे 0 से 20 वोल्ट लेके गया, सीधे एक बार में 20 वोल्ट कुदा दिया, फिर दूसरे में फिर से 20 वोल्ट, सीधे 40 हो गया, फिर 60 हो गया। इस तरह से मैंने इसे ग्रेजुअली ना बढ़ाकर एकदम से ज़्यादा वैल्यू में बढ़ाया है, और यहाँ पे मैंने करंट मेरा ग्रेजुअली बढ़ा है, ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई, अंडरस्टूड, दिस इज क्लियर, ओके, नाउ लेट्स गो। अब भाई इतना कर लिया, अब फटाक से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर सारी कहानी तो पढ़ ली, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो तो बताओ भाई। ये CBSE 2024 में एग्जाम का क्वेश्चन है, ये फटाक से देख लेते हैं क्या कहता है। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, भाई साहब ओके, रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले ही, कितना? 4 ओम, ओके, और क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2 वोल्ट, वेरी गुड, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, कैलकुलेट द करंट। ओहो हो, क्या दिक्कत है भाई? देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम्स, और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट्स, और करंट निकालना है। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बता दो फटाफट से, सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं भाई, ओम्स लॉ लगा लो, ओम्स लॉ, वीर भाई को याद कर लो, अपने वीर को याद कर लो, है ना, तो वीर इक्वल्स टू IR, वीर को याद कर लिया, अपने को I चाहिए, तो I बराबर हो गया V/R, सॉल्व कर लिया, इधर नहीं करेंगे इधर कर लेते हैं, V हो गया भाई कितना 2, और रेजिस्टेंस है 4, सॉल्व करो, निकाल लो कैलकुलेटर अपने फटाफट, मोबाइल से सॉल्व कर लो। यार इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें कैलकुलेटर और मोबाइल की जरूरत पड़ रही है ना, तो भाई दिक्कत वाली बात है। सिंपल है यार, 1/2 आ जाएगा, काटोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो करंट हो गया तुम्हारा 0.5 एम्पियर्स, लिख दो यहाँ पे I बराबर 0.5 एम्पियर्स। ये हो गई भाई कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, नंबर पूरे अपने, समझ गए? कितना आसान है यार, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों टेक्निक याद कर लो, या कोई भी एक याद कर लो, या ट्रायंगल याद कर लो, या फिर मेरा वाला वो वीर वाला याद कर लो, दोनों में से कोई भी याद कर लो, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं भाई। अरे सर ग्राफ आ गया, अब ग्राफ कैसे होंगे सॉल्व? अरे इसी से तो डर लगता है, तभी तो लेके आया हूं मेरे लाल, यहां सॉल्व करोगे एग्जाम में पेपर फाड़ के आओगे, मतलब असलियत में नहीं, मतलब अच्छे से लिख के आओगे। कैसे? देखो, स्टडी द IV ग्राफ, IV ग्राफ है, VI ग्राफ नहीं, IV ग्राफ है। IV ग्राफ फॉर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब करेक्ट स्टेटमेंट बता दो मेरे लाल। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है R1, R2, R3, IV ग्राफ है, तो मेरे भाई ये याद रखना कि जो IV ग्राफ होता है ना, जब कभी भी तुम्हें ग्राफ दिख जाए ना, सबसे पहले उसका स्लोप देखना। तो भाई इसका स्लोप क्या देता है, फटाक से बताओ, स्लोप क्या देता है? यार VI ग्राफ का देता है स्लोप रेजिस्टेंस VIR, लेकिन IV में क्योंकि अल्टा पल्टी कर दी तो उसका स्लोप भी पलट जाता है। वो क्या देता है? वो देता है 1/R, ठीक है, जो होगा स्लोप देगा मुझे 1/R की वैल्यू। अब कोई बात नहीं है, तो सीधे यहां से मुझे समझ में आ गया
कि स्लोप और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है। स्लोप बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, स्लोप घटेगा। तो वही कहानी यहाँ पे लगा देंगे, इनवर्स रिलेशन। अब देखो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? सबसे ज़्यादा स्लोप इन तीनों में से R1 का है, R2 का है, R3 का है। मेरे भाई सबसे ज़्यादा स्लोप R1 का है, सबसे ज़्यादा स्टीपनेस R1 की है। देख रहे हो ये एंगल अगर मैं निकालूं, अगर मैं ये एंगल निकालूं ये वाला, तो देख रहे हो सबसे बड़ा एंगल इन्हीं का है बाकियों में से। तो R1 का स्लोप ज़्यादा, इस वजह से R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम। स्लोप ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। स्लोप R1 का सबसे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस सबसे कम है। फिर देखो सबसे कम वाला देख लो, बीच वाला मत छोड़ो, बीच वाले को छोड़ दो। सबसे कम स्लोप है R3 का, ये एंगल बन रहा है। सबसे कम स्लोप है R3 का, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R3 का। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी R3 का ही होगा। और एक बचा है बीच में, उसको बीच में लगा दो R2। तो ये कहानी अपनी आ जाएगी। R1, R2, R3। R3 सबसे बड़ा। अब इसमें देख लो कौन सा है भाई। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। आई होप भाई समझ में आया होगा आपको, है। इसी तरह से बहुत इजीली थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और आंसर निकाल लो अपने अपने। बहुत आसान है यार, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, इनमें तो ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ता। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास यही रखेंगे। और मेरे को लगता है यार मज़ा तो आया होगा तुम लोगों को क्लास में, है, एंजॉय भी किया होगा और ओम्स लॉ की कहानी भी समझी होगी। तो आगे की कहानी रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे अगले की क्लासेस में, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और अगर पहले का कॉन्सेप्ट देखना है इलेक्ट्रिसिटी वाला ना, तो यार एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वो अभी मैं लिंक में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करो और पहले की वीडियो भी इलेक्ट्रिसिटी की देख के आओ अच्छे से। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, कमेंट भी कर दो कैसे लगा क्लास। थैंक यू सो मच।